हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर एक नजर डालने जा रहे हैं। कहानी 1 मई 2013 को दिल्ली में शुरू होती है। ये दिन दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति रथी के लिए विशेष था। ये पहली बार था जब वह दिल्ली से बाहर जाती थीं और पहली बार घर छोड़ने के कारण थोड़ी घबराहट के बावजूद खुशी भी थी। दिल्ली से 23 वर्षीय नर्सिंग स्नातक प्रीति ने कुछ ऐसा किया जिसने उनके पूरे परिवार को गर्व से भर दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बनने की इच्छा रखती थी। सैन्य अस्पताल में तैयारियों के दौरान भारतीय नौसेना में नर्सिंग रिक्ति खोली गई थी। आवेदन किया, परीक्षा ली और सफलतापूर्वक नौसेना में नर्सिंग अधिकारी बन गई। सभी कागजी कार्य पूरे होने के बाद वह अब कोलाबा, मुंबई में नौसेना कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए तैयार थी। उनके पिता अमर सिंह रथी, उनके चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया इस यात्रा पर उनके साथ थे, क्योंकि यह उनकी पहली बार दिल्ली छोड़ने की बात थी। सभी को मुंबई के सीमा स्टेशन तक पहुंचने वाले थे। 1 मई 2013 को निर्धारित समय पर ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन रुकी तो प्रीति जल्दी ही अपने परिवार के साथ सवार हो गई और हर कोई अपने अपने सीटों पर बैठा। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चल रही थी। ट्रेन काफी भीड़ थी। न केवल सभी सीटों पर कब्जा कर लिया गया था, बल्कि कई लोग डिब्बे के अंदर खड़े थे। भीड़ के बीच एक युवक था जिसका चेहरा दुपट्टी से ढका हुआ था और एक टोपी पहनी थी जिसमें वह संलग्न नहीं था। लेकिन कभी कभी वह बाथरूम की ओर जाकर अपनी सीट पर लौटता था। उसने लगातार परेड़ी से घूरने की कोशिश की। प्रीति के परिवार ने यह देखा, इसलिए वे और अधिक सतर्क हो गए। वैसे भी हलचल में हर कोई लगभग सो गया और रात बीत गई। सुबह आते ही सब लोग उठे और ट्रेन जल्दी से मुंबई पहुंची और 2 मई 2013 को अपने गंतव्य तक पहुंच गई। प्रीति रथी और उनके परिवार को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। ट्रेन सुबह 8:05 बजे बांद्रा स्टेशन पर पहुंचती है और प्रीति के पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतरती हैं। ट्रेन से उतरने के बाद वह थोड़ा थका हुआ महसूस करती है, इसलिए वह धीरे धीरे चलने लगती है। प्रीति के पिता और चाचा चाची कुछ कदम आगे हैं। जब प्रीति देखती है कि वह काफी पीछे है तो वह उनके साथ पकड़ने के लिए अपनी गति तेज करती है। अचानक प्रीति को लगता है कि किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे को छुआ है। उसके चरण एकदम से थम गए और मुड़ते ही उसे वही युवक दिखाई दिया जो ट्रेन की बोगी में सवार था, दुपट्टे से अपना मुख ढंके हुए और उसे निहारने का प्रयास कर रहा था। उसकी समझ में आए बिना वह लड़का एक डब्बा लेकर निकलता है और क्षण भर में प्रीति की ओर कुछ द्रव्य फेंक देता है। जैसे ही वह चेहरे को छूता है, प्रीति भय से चीख उठती है। उसकी आवाज सुन पिता और चाची वहां पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद अन्य यात्री भी इकट्ठा होते हैं। प्रीति की स्थिति देख यह स्पष्ट होता है कि उस पर एसिड अटैक हुआ है। प्रीति के पिता और चाचा जब सांत्वना देने का प्रयास करते हैं तो उनके हाथों में भी एसिड छिटक जाता है। जलन होने के बावजूद वे दर्द को सहन करते हुए मदद पर केंद्रित रहते हैं। प्रीति के पिता और चाचा उसे फौरन स्टेशन मास्टर के कार्यालय की दिशा में ले जाते हैं। गंभीर चोटों की वजह से अधिकारी जल्दी ही प्रीति को अन्य अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि प्रीति की नाजुक स्थिति देखते हुए उसे बाबा अस्पताल के बजाय नजदीकी गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वह लड़का घूंघट उछालकर दौड़ पड़ता है। प्रीति की चीख सुनकर एसिड समीर शेख, एक युवक, प्रीति के पास खड़ा है और जल्दी से यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है। अचानक बॉक्स से एसिड भी समीर के हाथों पर गिर जाता है। वह जल्दी से बॉक्स को नीचे फेंक देता है और महसूस करता है कि लड़की को एसिड हमला हुआ है। वह घूंघट वाले व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर देता है। जल्दी से सलीम चिल्लाता है। सलमान उसे पकड़ लेता है। सलमान और सलीम भी समीर के साथ थे। तो जब समीर को झांत होता है कि लड़की पर एसिड फेंका गया है, वह घूंघटधारी का पीछा करना प्रारंभ करता है। वह अपने साथियों को निर्देश देता है कि उसे पकड़ें। वे घूंघटधारी के पीछे भागते हैं, परंतु शीघ्र ही वह उन्हें छकाता है और अंततः भाग निकलता है। समीर और उसके साथी सलीम व सलमान सावधान हो गए। 3 नाम इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रीति को गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज शुरू हो गया है। प्रीति के पिता, चाचा, चाची और सैमुअल शेख को भी बाबा अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। समीर की चोटें गंभीर नहीं हैं, इसलिए उसे कुछ ही देर बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और पुलिस ने अपराध स्थल पर वापस लाया।
पुलिस वहां सबूत इकट्ठा करती है क्योंकि प्रीति को बाबा अस्पताल ले जाया जाना था। हालांकि उसकी हालत और भी गंभीर थी। इसलिए गुरु नानक अस्पताल में बर्न यूनिट और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण उसे जल्दी से गुरु नानक अस्पताल से मेसिना अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेसिना अस्पताल पहुंचने पर प्रत्याश का इलाज शुरू हो जाता है। इस बीच पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसेना अस्पताल पहुंची, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसकी आवाज पहले ही चली गई। प्रति का चेहरा और गर्दन गंभीर रूप से जल गया था, जिससे उसके शरीर पर गहरे घावों के बावजूद वह बयान देने से रोक गई। बहादुरी से लड़ते ही सुंदर भावना अटूट रही थी। बोलने में असमर्थ उसने हाथों से लिखने का इशारा किया और पेन और कागज उपलब्ध कराया गया। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन छिड़ गए, जिसमें गर्व वाले हमलावरों की त्वरित गिरफ्तारी और सजा की मांग की गई। पुलिस को अपराधियों को जल्दी से पकड़ने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनौती यह थी कि थाने में कुछ गवाहों के बयानों के बावजूद दोषियों का पता नहीं चल पाया था। घटना के दौरान पुलिस ने अपराधी की तलाश शुरू करने का स्केच बनाया था, लेकिन अपराधी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। इस बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वह कैसा है। पवन कुमार प्रीति से पहले एक एपटेक स्टूडेंट थे। तनु ने अपने पिता अमर सिंह रठी को इस बारे में सूचित किया और अमर सिंह ने जांच पुलिस अधिकारियों को यह जानकारी दी कि पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की भलाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रीति को गवाहों के बयानों पर आधारित स्केच दिखाती है और पूछती है कि क्या आप उन्हें पहचानते हैं। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती हैं। प्रीति के अनुसार सत्याम अंकुर और पवन कुमार स्केच में लड़का इन तीनों में से एक था, क्योंकि उसने पवन कुमार का भी उल्लेख किया था, जिसने उसकी भलाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। इसलिए पुलिस को संदेह है कि पवन कुमार ने प्रीति पर एसिड फेंक दिया होगा और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह जीवित है या मृत। नतीजतन संदेह के चक्र में पवन कुमार की जांच शुरू करते हुए पुलिस तुरंत उसकी तलाश शुरू कर देती है। कुछ दिनों की जांच के बाद 9 मई 2013 को पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की खबर मिलने पर लोग गुस्से में आ जाते हैं और अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। प्रियडिट के जल्द ठीक होने की प्रार्थनाएं भी व्यापक रूप से हुईं, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मसेना अस्पताल में कई सर्जरी के बावजूद प्रीति के आंतरिक अंग सुधरने के बजाय धीरे धीरे विफल हो रहे थे। गंभीरता का आभास होते ही मसेना के चिकित्सकों ने प्रीति को मुंबई के अस्पताल हेतु संदर्भित कर दिया। जनहित से जुड़े होने के कारण प्रीति के स्वास्थ्य में गहरी रुचि थी और सरकार ने संवर्धित चिकित्सा प्रबंधन किया। मुंबई अस्पताल को निर्देशित होते ही एक विशेषज्ञ टीम गठित की जाती है और प्रीति का उपचार उन्हें सौंपा जाता है। हालांकि स्थिति और बिगड़ती जा रही है और प्रीति को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है। फिर भी डॉक्टर प्रीति की जान बचाने के प्रयास में लगातार रहते हैं। प्रीति की चल रही लड़ाई के बावजूद वह अंततः 1 जून 2013 को हृदय का दौरा पड़ा। प्रीति की मौत की खबर से देश भर में दुख और गुस्से की लहरें छिड़ गई हैं, जिससे सभी सदमे में हैं। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसका शव अंतिम अधिकार के लिए दिल्ली लाया जाता है। हालांकि यह है, प्रीति का परिवार अंतिम अधिकारों के साथ आगे बढ़ने से पहले एबीआई जांच पर जोर देता है। प्रेस एडी के साथ विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन किया जाता है। आखिरकार सरकार से सीबीआई जांच के आश्वासन के बाद प्रीति के अंतिम संस्कार पूर्ण राज्य सम्मान के साथ किए जाते हैं। प्रणि की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद सर्वसम्मति से मांग की जाती है कि वह जल्दी से बने और उसके हत्यारों को कड़ी सजा दी गई। पुलिस ने पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समस्या उसके खिलाफ सबूतों की कमी थी। रेलवे पुलिस को अभी तक पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। इस बीच जब प्रीति के पिता अमर सिंह रठी खुद जांच करते हैं तो यह पता चलता है कि घटना के दिन 2 मई 2013 को पवन कुमार मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में थे। बाद में पुलिस पवन कुमार का लोकेशन इतिहास निकालती है, यह खुलासा करते हुए कि वह पुलिस के बजाय घटना के दिन वास्तव में रोहतक में था। यह प्रीति के पिता थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक निर्धारित किया कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में थे। यह पुलिस की ओर से एक महत्वपूर्ण विफलता थी, जिससे पता चलता है कि वे ठीक से जांच नहीं कर रहे थे। इसलिए प्रीति के पिता ने अदालत में याचिका दायर की और मुंबई सीडी से जांच की मांग की। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है
और मामला सीडी को सौंप दिया गया है। मामले के सुपुर्दगी के उपरांत सिड ने मुंबई में प्रीति रथी के घर जाकर सूचनाएं जुटाईं। सीआईडी अधिकारियों ने प्रीति के कुछ संबंधियों से पूछताछ की। पूछताछ में एक संबंधी ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी युवक अंकुर पावर प्रीति से एक तरफा प्रेम करता था। अंकुर ने प्रीति को प्रपोज भी किया था, पर उसने अस्वीकार कर दिया। उसने सुंदर शादी का सुझाव भी दिया था, जिसे प्रीति ने ठुकरा दिया था। प्रीति के रिश्तेदारों के अनुसार इसके बाद अंकुर ने प्रीति को गंभीर परिणामों की धमकी दी थी, जिसके कारण उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया। पुलिस ने 1 मई 2013 को अंकुर से उनके ठिकाने के बारे में पूछा। अंकुर स्पष्ट जवाब देने के लिए संघर्ष करता है और जल्दी से अपना बयान बदलना शुरू करता है। इसके अलावा पुलिस ने अंकुर के दोनों हाथों पर एसिड चोटों के अनुरूप जलने जैसी निशान देखे। जैसा कि अंकुर बार बार अपने बयानों को बदलता है और निशान के साथ संदेह और गहरा होता है। हाथों पुलिस उसे 17 जनवरी 2014 को पूछताछ के लिए मुंबई लाती है। मुंबई में आगे की जांच के बाद एक संक्षिप्त पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में अम्ल फेंकने वाला व्यक्ति अंकुर पवार था। पुलिस ने तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है। अस्पताल से लौटने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान अंकुर ने खुलासा किया कि वह वास्तव में प्रीति पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। हालांकि प्रीति ने उसे खारिज कर दिया था, जिससे उसकी निराशा हुई। इस बीच प्रीति को भारतीय नौसेना में नौकरी मिली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार था, जिससे उनके परिवार से छेड़छाड़ हुई। इससे प्रीति के प्रति अंकुर की ईर्ष्या भड़क गई। इसके बाद अंकुर ने प्रीति को सबक सिखाने का फैसला किया। प्रीति को नौसेना में नौकरी मिली है। यह जानकारी आसपास के लोगों को पहले से ही पता था और यह भी पता था कि प्रति 1 मई को मुंबई जा रही है। अंकुर को भी इस बात का पता था, इसलिए वह ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन के अंदर अंकुर प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी भारी थी और अंकुर लगातार ऊपर से गर्व की ओर घूर रहा था, जिससे उसके माता पिता और सतर्क हो गए। जब अंकुर ट्रेन से उतरते हैं तो उन्होंने प्रीति पर एसिड फेंक दिया। अंकुर ने अपना अपराध स्वीकार किया, लेकिन पुलिस के सामने सबूत इकट्ठा करना एक चुनौती थी, इसलिए पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पवार पहले यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि अंकुर को किसने एसिड दिया है। जांच के दौरान यह पता चला है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से एसिड खरीदा था, दावा करते हुए कि उन्होंने एनकोर बैटरी नाम का एक स्टोर खोला है। उसे एसिड की जरूरत थी। अंकुर ने दुकानदार से कहा था कि वह बहुत मात्रा में एसिड खरीदेगा, लेकिन अधिक खरीदने से पहले वह एक नमूना देखना चाहता था। मालिक ने उसे लगभग 2 लीटर का दाम दिया था। सबूत एकत्र करने और मामले को मजबूत करने के लिए नमूने के रूप में एक हॉर्लिक्स कंटेनर में एंकर फोन का विवरण प्राप्त किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वह 1 मई को निजामुद्दीन स्टेशन पर और फिर घटना के दिन 2 मई की सुबह मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर था। अब अंकुर की पहचान की पुष्टि करने के लिए पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के सामने एक पहचान परेड आयोजित करती है। पहचान परेड के दौरान एंकर सहित कई लोग एक साथ लाइन में खड़े होते हैं। बाद में उन जिन्होंने एसिड फेंकने वाले को देखने की गवाही दी थी, उन्हें भी इन गवाहों में बुलाया गया है। समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख ने तुरंत अंकुर को पहचान लिया और पुलिस को सूचित किया कि वह वही आदमी है जो एसिड फेंकने के बाद दौड़ रहा था। वास्तव में जब अंकुर एसिड फेंकने के बाद पीछे मुड़ा तो उसके चेहरे पर दुपट्टा गिर गया, क्योंकि समीर शेख ने पहले एसिड फेंकने वाले को पकड़ने की कोशिश की थी और भागने के दौरान अंकुर एक बार पीछे मुड़ा था, इसलिए समीर शेख ने भी किया। उनके चेहरे पर सलीम और सलमान भी दिखाई दिए थे, इसीलिए परेड के दौरान दोनों ने उसकी पहचान भी की। समीर ने परेड के दौरान यह भी पुष्टि की कि पुलिस ने अपराध स्थल से बरामद बॉक्स किया। उसने अंकुर के हाथ में वही बक्से देखा था। इन तीनों के अलावा पवन मालवीय नाम का एक अन्य व्यक्ति भी अंकुर की पहचान करता है। इसके अलावा परेड के दौरान एक अन्य व्यक्ति ने अंकुर की उपस्थिति की पुष्टि की। उस रात तड़के लगभग 4 बजे उसने अहम सबूतों को समेटने के बाद शौचालय के निकट अंकुर को खड़ी डी ढैचा पाया। अंकुर पवार को इस केस में प्रमुख संदिग्ध माना गया है और चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। मुंबई के खास सिटी सिविल एवं सेशंस कोर्ट में सुनवाई आरंभ हो चुकी है। यह उल्लेख करना जरूरी है कि जब अंकुर को कोर्ट में हाजिर किया जाता है तो उनकी मुस्कुराहट अक्सर देखी जाती है। कई अवसरों पर उन्होंने मुस्कुराते हुए विजय का संकेत दिया।
पुलिस ने 37 गवाहों को पेश किया है। समीर, सलीम और सलमान शेख ने भी अदालत में अंकुर की पहचान की। सभी सबूतों और गवाही की समीक्षा करने के बाद विशेष अदालत ने अंततः अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और 320 बी के तहत दोषी पाया, उसे मौत की सजा सुनाई और 5000 का जुर्माना लगाया। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक दोषी अम्ल हमलावर को मौत की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के विशेष अभियोजक आम चिमलकर ने अनकोर की क्रूरता को किसी भी महिला के खिलाफ अब तक की सबसे खराब क्रूरता बताया। मामले की अध्यक्षता करने वाली न्यायाधीश ने फैसले के दौरान टिप्पणी की कि इस एसिड हमले के कारण प्रड़ी का चेहरा इतना भयानक रूप से जला गया और भयानक हो गया कि अगर उसने खुद को उस दिन देखा तो वह निराशा में झुक सकती थी। यह टिप्पणी अंकुर के जघन्य कार्यों का एक महत्वपूर्ण चित्रण के रूप में काम करती है। एनकोर पवार ऐसे थे। बेशक व्यक्ति के दिल की गहराई को इस तथ्य से माप सकते हैं कि जब जज ने मौत की सजा का ऐलान किया तो उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उसने प्रीति के साथ किए गए कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं जताया। अदालत में उनकी बेशर्मी से भरी मुस्कान प्रीति के परिवार के दर्द का मजाक उड़ाती थी। यद्यपि अंकुर को मुंबई सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दिया था, उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल की। हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति वीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने इस मामले की सुनवाई की। जून 2019 में लंबी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सत्र अदालत की मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया। उसके माता पिता को जो दर्द झेलता था और उसका पीड़ा झेलता था, शायद कैद उनके दुख की गहराई से कभी मेल नहीं सकती। अकेले मौत की सजा को छोड़ना। इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें।